CUET की तैयारी कर रहे समस्त छात्रों का मैं दृष्टि टीम की तरफ से आलोक कुमार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हम लोग यूनिट 4 पर चर्चा करने के लिए और यूनिट 4 से संबंधित कुछ प्रश्नों के अभ्यास सत्र के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। हिस्ट्री डोमेन के अंतर्गत 15 यूनिट है और 15 में से 4 यूनिट सीधे सीधे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। फर्स्ट यूनिट हड़प्पाई पुरातत्व का अध्ययन है। दूसरा यूनिट 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक अर्थात मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक में हुए राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। तीसरा यूनिट प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और चौथा यूनिट प्राचीन भारत में धार्मिक विकास या सांस्कृतिक विकास को केंद्रित करता है। फिर यूनिट 5 से लेकर यूनिट 9 तक मध्यकालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को अपने में समाहित करता है और फिर यूनिट 10 से लेकर 15 तक कुल 6 यूनिट हैं। वह आधुनिक भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को प्रस्तुत करने पर अपने आप को केंद्रित करता है। यूनिट 4 जिसके अंतर्गत बहुत संक्षेप में सबसे पहले आपको वैदिक धर्म को पढ़ना है, वैदिक धर्म को समझना है। वैदिक धर्म में भी ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक समय काल के पश्चात क्या परिवर्तन हुए उसको पढ़ने पर आपको फोकस करना है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आकर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के विरुद्ध 64 धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ जो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते या वेदों को ही अंतिम सत्य नहीं मानते या वैदिक धर्म का विरोध करते हैं। जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ, उसको आपको समझना है। और एनसीईआरटी में बौद्ध धर्म को केंद्र में रखते हुए धार्मिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया गया है। स्विंग समय के साथ बौद्ध धर्म में भी किस प्रकार के विकास या परिवर्तन हुए, महायान के रूप में भक्ति की अवधारणा का उद्भव या अवतारवाद की अवधारणा का उद्भव ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान के माध्यम से बौद्ध धर्म में क्या परिवर्तन लाया, इस परिवर्तन को समझने पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ इतने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन को प्राचीन भारत के लोगों ने स्थापत्य के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत किया, इसे भी समझना है। और इसी के अंतर्गत सांची स्तूप को भी आपको समझना है। मूर्तिकला को भी आपको समझना है कि गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। चूंकि मुख्य तौर पर धार्मिक विषयों से संबंधित मूर्तियां ही बनाई गई, तो प्राचीन भारत की स्थापत्य परंपरा, प्राचीन भारत की मूर्ति परंपरा, मूर्ति निर्माण की शैली पर भी धर्म और धर्म से संबंधित विचारों के प्रभाव को देखा जा सकता है। महायान धर्म में भक्ति और अवतारवाद की जिस नवीन संकल्पना को अभिव्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया, उसी नवीन संकल्पनाओं को आधार बनाते हुए उत्तर मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म में भी सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए
और इसके परिणाम स्वरूप वैष्णव और शैव धर्म का विकास हुआ, संप्रदाय का विकास हुआ। सबसे अंत में शाक्त संप्रदाय का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी महायान संप्रदाय के पश्चात एक वज्रयान शाखा का विकास हुआ, जो शाक्त संप्रदाय में हुए विकास से प्रभावित था, अर्थात जो तंत्र मंत्र इत्यादि पर केंद्रित था। इस प्रकार प्राचीन भारत के सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन में समय के साथ जो परिवर्तन आया, उन परिवर्तनों पर आपको अपने आप को फोकस करते हुए आपको पढ़ना है। आइए प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से हम देखें कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यह संभव नहीं है कि 5 प्रश्नों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से और उसके डिस्कशन के माध्यम से पूरे टॉपिक को एक शेप दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रश्न को प्रारंभ करने के पहले मैं प्रयास करता हूं कि एक टॉपिक को पढ़ने, समझने या अप्रोच करने का एक तरीका मैं डिस्कस कर दूं और उसके बाद विभिन्न प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से प्रयास करूं कि जिन छात्रों ने भी अभी तक दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे बुकलेट तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे अभ्यास प्रश्न तक नहीं पहुंच पाए हैं, वे भी अपने सपनों को साकार करें, बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय में पढ़ने के अपने सपनों को साकार करें और अपने कैरियर को एक नई उड़ान दे सके, एक नई ऊंचाई दे सके। पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कुटागार शाला वस्तुतः वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। कहते हैं कि एक नुकीली छत वाली झोपड़ी जो गांव और शहर से दूर हटकर थोड़ा जंगलों में या वनों या उपवनों में स्थापित किए जाते थे, ये नुकीली छत वाली झोपड़ी थी। और हम सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने बहुत ही तार्किक और बौद्धिक तरीके से तर्क के आधार पर ब्राह्मण धर्म का विरोध किया। इसलिए कुटागार शाला जो हैं ये वाद विवाद के, वैचारिक वाद विवाद के एक बौद्ध स्थल के रूप में या केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों का के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको यह ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। पिटक का मतलब पिटारा होता है। सबसे पहले है सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। तो देखिए, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए, बौद्ध साधुओं के लिए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, जो बौद्ध विहार में रहते हैं, उनके लिए आचरण के नियम कानून है। तो विनय पिटक जो है वह नियमों का संग्रह है, अर्थात यह सुमेलित नहीं है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अर्थात यह सुमेलित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के उपदेश, बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या करता है, अर्थात यह दार्शनिक पक्ष है, यह भी सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो सिर्फ 2, सुत्त पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके आचरण के नियमों का संग्रह दिया गया है। अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षाओं, बुद्ध के उपदेश की दार्शनिक व्याख्या करता है। इस तरह से तीनों पिटकों को आप ध्यान में रखेंगे, यहां से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो सांची स्तूप के अध्ययन को
शामिल किया गया है। इसलिए तीसरा प्रश्न हमने सांची स्तूप से लिया है। सांची स्तूप को जब आप देखेंगे तो उसके मुख्य गेट पे ही सालभंजिका आकृति को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे संभावित स्पष्टीकरण है? वस्तुतः यह जो सालभंजिका है, माना जाता है कि सालभंजिका एक ऐसी दैव्य शक्ति वाली महिला है या देवी है जिसमें ऐसी अद्भुत चमत्कारी शक्ति है कि उसके स्पर्श से किसी भी पेड़ में फल फूल लग जाते हैं और वह खिल उठता है। अर्थात यह शुभ के प्रतीक के रूप में है। और जब आप सांची स्तूप को भी देखेंगे तो उसके तोरण द्वार के सामने सालभंजिका की आकृति को शामिल किया गया है, अर्थात यह शुभ प्रतीक के रूप में है। सालभंजिका की आकृति को बौद्ध स्तूप में शामिल किया जाने से यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म में जिन समुदाय के लोग शामिल हुए या जिन क्षेत्रों के लोग शामिल हुए या विभिन्न समुदायों, समाजों या विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग शामिल हुए, उन्होंने अन्य या विभिन्न समुदाय की मान्यताओं को अपने में आत्मसात किया है। सालभंजिका जो शुभ प्रतीक के रूप में एक अद्भुत दैवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित की गई है, इसे सांची स्तूप के बाहर उसके मुख्य द्वार पर सालभंजिका की आकृति को शामिल करने से यह प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों की मान्यताओं को भी शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस बात पर बहुत ध्यान देना है आपको। प्रश्न की दिशा क्या है? कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक आप बेहतर तरीके से इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। भोपाल की बेगम है शाहजहां बेगम और इसके पश्चात इनकी पुत्री सुल्तान जहां बेगम, तो यह बिल्कुल सही है। तीर्थंकर बौद्ध धर्म के शिक्षक हैं। वस्तुतः तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के शिक्षक है ना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। सबसे प्रथम तीर्थंकर आदिदेव या ऋषभनाथ माने गए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर माने गए हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने गए हैं, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ माने गए हैं। तो 24 तीर्थंकरों की परंपरा जैन धर्म में है, तो यह सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। स्तूप सांची भोपाल के पास है और हेगियोग्राफी वस्तुतः संतों की जीवनियों, संतों की जीवनियों का प्रस्तुतिकरण है। जो विभिन्न संत हुए, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो या ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो या जैन धर्म से संबंधित हो, उनकी जीवनियों का, जिसको चरित कहते हैं संस्कृत में, तो उनके चरितों को प्रस्तुत किया जाना ही हेगियोग्राफी कहलाता है। एक और प्रश्न लेते हैं। सांची स्तूप के संरक्षण के लिए किसने धन मुहैया कराया? तो सांची स्तूप के संरक्षण के लिए भोपाल की बेगमों ने धन मुहैया करवाया। सांची स्तूप के अध्ययन के लिए सबसे पहले शाहजहां बेगम और फिर उनकी पुत्री सुल्तान जहां बेगम ने, अर्थात भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम,
न सिर्फ धन मुहैया करवाया बल्कि उसके अध्ययन के लिए वहां पर एक अतिथिशाला का भी निर्माण किया। और सर जॉन मार्शल ने जब इसका अध्ययन किया और उस अध्ययन के प्रकाशन के लिए भी भोपाल की बेगमों ने धन मुहैया करवाया। यही कारण है कि सर जॉन मार्शल ने सांची पर जो अध्ययन किया है उसे उन्होंने भोपाल की बेगम सुल्तान जहां को समर्पित किया है या डेडिकेट किया है। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में, उनके अध्ययन में जिस प्रकार से भोपाल की बेगमों ने एक आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत किया, उसकी तुलना अमरावती स्तूप से एनसीईआरटी में की गई है कि अमरावती स्तूप के संबंध में उसके महत्व को वहां के स्थानीय शासकों ने नहीं समझा और यही कारण है कि विभिन्न यूरोपीय विद्वान वहां पर आए और वहां की सामग्रियों को वो उठा उठाकर विदेश लेकर चले गए। भोपाल की बेगमों ने भी भोपाल की बेगमों के समक्ष भी यह प्रस्ताव आया, जैसे फ्रांसीसियो ने यह प्रस्ताव दिया कि वे सांची के स्तूप के मुख्य तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसे ही कई प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भी दिए गए। तो भोपाल की बेगमों ने उसकी प्रतिकीर्ति उन लोगों को उपलब्ध करवाई, लेकिन जो मूल ढांचा था उसका संरक्षण उन्होंने किया। अर्थात किसी भी शासक को, प्रशासक को ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण पर बल देना चाहिए और इसके सबसे जीवंत उदाहरण, सबसे शानदार उदाहरण भोपाल की बेगमें हैं, अर्थात शाहजहां बेगम और उनकी पुत्री सुल्तान जहां बेगम है। इस तरह से एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से वहां पर इंफॉर्मेशंस मिलेंगे और इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हां ठीक है, एनसीईआरटी को यदि आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने के पश्चात आपको वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन का भी उद्देश्य यही है कि आपको एक टॉपिक को भी ब्रीफ आप कर सकें और साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और वहां से किस तरह से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस या अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए। इस पूरी श्रृंखला को हम लोग आगे निरंतर रखेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि हम आपकी उड़ान को और भी ऊंचा से ऊंचा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर रैंक लगाकर अपने सपनों को पूरा कर सकें और ऊंचा से ऊंचा उड़ान भर सकें और अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप प्रत्येक छात्र अपने सपनों के विश्वविद्यालय को चुने, बेहतर से बेहतर रैंक लगाए। विश्वविद्यालय उन्हें ना चुने बल्कि आप विश्वविद्यालय को चुने। इसी दृष्टिकोण पर यह पूरा प्रयास, भगीरथ प्रयास जिसको कहते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।